दगड़ियों, आज एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही थी कि दूर दराज के गांव सामा में बहुत सारी महिलाएं और कुछ पुरुष शराब की दुकान के आगे इकट्ठे हुए और वे मांग कर रहे थे कि शराब की दुकान को बंद किया जाए। कुछ दिन पहले ही वहां की क्षेत्र पंचायत सदस्य ने घोषणा की थी कि वो आज ही की तारीख में सामा में शराब की दुकान को ताला लगा देंगी। इसी उद्घोष के बाद, इसी घोषणा के बाद बहुत सारी महिलाएं सामा में एकत्रित हुई और उनकी एक ही मांग थी कि शराब की दुकान में ताला लगा दिया जाए। अच्छी खबर है। मैं थोड़ा सा पीछे अगर जाऊं कि पहाड़ में शराब कैसे आई, कहां से आई, तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश हुक्मरान ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जब पहाड़ चढ़े तो वो अपने साथ शराब भी लेकर आए थे। और जब उन्होंने यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल, गोरखा राइफल जैसी फौजें स्थापित की तो उसके साथ भी रम और विस्की पहाड़ पर चढ़े थे। बागेश्वर जनपद में जब मैं आता हूं और देखता हूं कि बागेश्वर में पहली शराब की दुकान का इतिहास खोजता हूं तो 1905 में हमें कुछ दस्तावेज मिलते हैं जो बागेश्वर में पहली शराब के खोले जाने के साक्ष्य के रूप में मौजूद है। और इस दुकान को लेकर जो सुकून देने वाला था, बहुत अच्छा लगने वाला था, वह यह कि 6 महीने तक एक भी शराब खरीदने वाला आदमी दुकान में नहीं गया। और तो और कई लोगों ने उस रास्ते से आना जाना ही बंद कर दिया जो रास्ता शराब की दुकान के आगे से गुजरता था। परिणाम 6 महीने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सरकार को बागेश्वर में जो दुकान उसने खोली वो बंद करनी पड़ी। यह स्वतंत्रता संग्राम से पहले का एक किस्सा है। आज की तारीख में अगर मैं जब जाता हूं तो बागेश्वर जनपद में हर जगह शराब की दुकान खुली हुई है। अकेले बागेश्वर नगर में देसी विदेशी मदिरा की दुकानों के अलावा ठाठ के साथ, रहीसी अंदाज के साथ बैठकर शराब पीने पिलाने वाले 16 बार भी खुले हुए हैं। दगड़ियों, आजादी के बाद हमारी जो सरकारें थी उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से भी अधिक से अधिक राजस्व कमाने के लिए शराब की दुकानें पहाड़ पर भी खोली जाए। हम आ जाते हैं 1980 में। 1980 आते आते ऐसी विकट स्थिति हो गई कि जहां मर्जी वहां शराब की दुकानें खोली जाने लगी। परिणाम 1984 में उत्तराखंड के छात्रों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और एक बहुत खूबसूरत नारा दिया था, नशा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। क्योंकि यह आंदोलन छात्रों के हाथ में था। यह आंदोलन करीब 250-300 महिलाओं का आंदोलन नहीं था, यह करीब 2 लाख लोगों का आंदोलन था और बहुत लंबे समय तक चला। बहुत अधिक गिरफ्तारियां हुई, लंबी जेलें आंदोलनकारियों ने काटी। मैं स्वयं उस आंदोलन का एक हिस्सा रहा हूं। एक दौर आंदोलन का आया जब एक वर्ग जो कहीं ना कहीं गांधीवादियों के साथ जुड़ा हुआ था, उसका मानना था कि शराब की दुकानों के आगे आंदोलन को बैठा दिया जाए क्योंकि जुलूस लंबे समय तक नहीं चल सकते। एक वर्ग हमारा था, नौजवानों का, जो चाहता था कि नहीं, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ मामला भी है और शराब की दुकानों के आगे बैठकर आंदोलन खत्म हो जाएगा, इसलिए इस आंदोलन को शराब की नीति के खिलाफ जिंदा रखा जाए। हमारी सोच वाले नौजवान कम थे और गांधीवादी तरीके से सोचकर शराबों की दुकान के आगे बैठने के लिए एक भीड़ हुजूम के रूप में तैयार हो गई। परिणाम, जो हम शराब नीति के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई चाहते थे वह कम लोगों की लड़ाई बन गई और अधिक लोगों की लड़ाई शराब की दुकान के आगे बैठने की बन गई।
जब हम शराब नीति की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम सरकार से लड़ाई लेते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और सरकार से कहते हैं आप नीति बनाइए कि शराब नहीं बिकेगी। और जब आप शराब की दुकान के आगे बैठ जाते हैं तो आप सिर्फ शराब की दुकान बंद कराने की लड़ाई लड़ते हैं। अब क्योंकि सभी लोग शराब की दुकानों के आगे बैठे तो शराब की दुकानें कुछ समय के लिए बंद हुई, उसके बाद शराब की दुकानें खोल दी गई। बकायदा अल्मोड़े में तो मैं यहां राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस समय जो ताकत में राजनीतिक दल था सबको मालूम है, उन्होंने एक जुलूस भी निकाला कि वोट चाहिए तो शराब दो, और उसके बाद बड़ी बेशर्मी के साथ जगह जगह पैराटोन आयुर्वेद के नाम से बिकने वाले खतरनाक नशे, पिंचरी, बगरडोन, क्या क्या नाम थे, बड़े खतरनाक नाम थे, उनकी दुकानें खोल दी गई आयुर्वेद के नाम से, लाइसेंस दे दिए गए सरकार की ओर से। उस स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिर एक फैसला लिया, देखो जी ये तो दूसरे प्रकार के नशे समाज में आ गए हैं, इसलिए हम शराब की दुकान खोलने के लिए बाध्य हो गए, और यही शराब की नीति भी है, ये कहा गया। और फिर जो दुकानें खोली गई उसमें एक शर्त लगा दी गई कि शराब पीने के लिए आपको परमिट लेना होगा, और एक कागज होता था जिसमें शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम, उसका पता, घर, और ये भी तय था कि 2 बोतल से ज्यादा एक बार नहीं लेंगे, 2-3 बोतल से ज्यादा का नियम अभी भी है। इस प्रकार से शराब खोल दी गई, और कुछ दिनों के बाद ये परमिट खत्म हो गया, और 1984 से पहले, आंदोलन से पहले अगर 100 दुकानें थी तो रातों रात उन दुकानों की संख्या 1000 से पार कर दी गई। उस आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें करीब 2 लाख लोग सड़कों पर थे। पूरे के पूरे उत्तराखंड में शराब के खिलाफ एक माहौल था। वो आंदोलन सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि वो आंदोलन शराब की नीति के खिलाफ नहीं था, वो आंदोलन शराब की दुकान के आगे बैठकर शराब की बिक्री के खिलाफ हो गया। अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले की बात है, इसी केस में एक शराब की दुकान को बंद कराने के लिए लोगों ने बहुत आंदोलन किया, लेकिन बंद नहीं करा पाए। इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि उस दुकान का ठेका हो चुका है। तो दगड़ियों, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि पहाड़ में शराब ना बिके या पहाड़ में खतरनाक नशे के रूप में फैली हुई शराब ना बिके, तो हमें शराब की नीति पर प्रहार करना होगा। आपकी शराब की नीति है क्या? 1905 में जब पहाड़ में शराब चढ़ाई गई तब एक नीति शराब की बनाई गई, और सरकार ने कहा कि साहब यहां पर कुछ जातियां हैं जो यहां के लोग, सरकार ने कहा कि तब सरकार ने कहा कि यहां के लोग शराब पीने के लिए घरों में शराब बनाते हैं, और शराब बनाते हैं, पीते हैं, इसलिए सरकार का राजधर्म बनता है कि वह अच्छी से अच्छी शराब जनता तक पहुंचे, इसलिए वो पहाड़ में शराब खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि अच्छी से अच्छी शराब पहुंचाना शराब की नीति है। परिणाम, आज हर घर में शादी है, बारात है, कोई आदमी मर गया है, उसके शोक के कार्यक्रम है, बच्चा पैदा हुआ है नौनिहाल, उसका नामकरण है, बिना शराब के नहीं हो रहे। यानी कि सरकार की जो शराब की नीति थी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। शराब की सरकार की नीति क्या अंतिम व्यक्ति तक मुनाफा कमाने वाली शराब पहुंचाना था? आज जो नौजवान या जो महिलाएं सामा में आंदोलन कर रही थी, वो आंदोलन शराब की नीति के खिलाफ नहीं था, वो शराब की दुकान में ताला लगाने की प्रतिबद्धता थी। कभी आप बागेश्वर से ग्वालदम की ओर जाइए, कंधार के थोड़ा सा आगे जाकर जंगल में आपको शराब की एक दुकान मिलेगी। यह दुकान कंधार के नाम पर थी, और कंधार में महिलाओं ने आंदोलन किया, लोगों ने आंदोलन किया। तो जब तक ठेका था, दुकान में था, तो पुलिस आकर दुकान के आगे खड़ी रही और उसने खड़े होकर शराब बिकवाई क्योंकि ठेका था। और जब वहां के लोगों ने दुकान देनी बंद कर दी, कहा नहीं साहब हमारी दुकान खाली कीजिए, हम कहीं भी दुकान नहीं देंगे, एक गांव का मामला है। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, गांव वाले अपनी जमीन नहीं दे रहे, अपने मकान नहीं दे रहे, तो वन विभाग में एक कच्चा खोमचा डाल के शराब के व्यापारी से कहा गया कि देखिए आपका लाइसेंस है, आप यहां बैठकर शराब बेचिए, आपकी शराब की सुरक्षा सरकार करेगी। क्यों?
क्योंकि वो दुकान, वहां जो लड़ाई थी वो शराब की दुकान के खिलाफ थी, शराब की नीति के खिलाफ नहीं थी। 1984 में उत्तराखंड का जो पहला बड़ा जन आंदोलन था शराब के खिलाफ, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा जिसमें हम लोग मजबूती के साथ खड़े थे और कम संख्या में थे, वो थी शराब की नीति के खिलाफ, और दूसरी जो धारा थी वो शराब की दुकान के खिलाफ। तो बड़ी भीड़ शराब की दुकान के आगे पहुंची, दुकानें कुछ समय के लिए बंद हुई, और 84 में जितनी दुकानें थी उससे करीब 20, 25, 30, 40, 50 गुना शराब की दुकानें आज पूरे पहाड़ पर है। इसलिए शराब की नीति के खिलाफ आंदोलन हो। 31 मार्च को जब पूरे जनपद के लिए शराब के ठेके हो रहे हों, तो उस ठेकों को होने से रोक दीजिए। आपके गांव में शराब की दुकान खुलने से बच जाएगी, पूरे जनपद में शराब की दुकान खुलने से बच जाएगी। और आज जो सामा में या फिर और भी उत्तराखंड में जगह जगह शराब के खिलाफ आंदोलन है, उस आंदोलन की वजह क्या है? एक आदमी जिसकी कमाई 5,000, 6,000 रुपया रोज है, वो अगर 700, 800, 1,000 रुपये रोज की शराब पीता है तो उसके परिवार को बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन जो 80 करोड़ लोग देश के हैं, जो 5 किलो सरकार के मुफ्त राशन के आधार पर वोट सरकार को देते हैं, और जिन घरों की कमाई बमुश्किल प्रतिदिन 500 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये है, यदि उन घरों तक शराब पहुंच रही है, वो चाहे देसी शराब हो, चाहे विदेशी शराब हो, या गांव में बनने वाली थर्रा हो, अगर वो पहुंच रही है तो न्यूनतम 50 रुपए से 100, 150 रुपए रोज तक की शराब पहुंच रही है। 400-500 रुपया रोज कमाने वाले आदमी की जेब से अगर 100, 150 रुपया रोज शराब के लिए निकल रहा है, तो निश्चित रूप से वो महिलाएं प्रभावित होती है जो घरों को चलाती है, वो घर प्रभावित होते हैं, वो बच्चे प्रभावित होते हैं, उन बच्चों की फीस प्रभावित होती है, बच्चों के वर्दी, कपड़े, उनका रहन सहन प्रभावित होता है, जो बहुत छोटी कमाई से अपना जीवन बसर करते हैं। और इस बात को सरकार ने भी सोचना चाहिए, और सरकार की जो शराब नीति हो वो इसी लाइन के साथ हो कि आपकी आबादी का अभी भी 80 करोड़ लोग, सरकार के ही शब्दों में, 5 किलो मुफ्त के राशन पर जिंदा हैं, और जिन गांवों में प्रायः 80%, 90% परिवार 5 किलो राशन के साथ जुड़े हैं, उन गांवों के ऊपर आप शराब की दुकान खोल क्यों रहे हैं? यह हिस्सा शराब की नीति का होना चाहिए। तो एक अच्छा प्रयास सामा में हुआ है, लेकिन पुराने अनुभवों के आधार पर इतना ही कहूंगा कि शराब की दुकान बंद करा देना विकल्प नहीं है। शराब की नीति बदलना एक विकल्प है, जरूरी विकल्प है। जिन घरों में शराब पहुंच रही है वो बहुत परेशान है, और उनको जो आप कहते हैं कि शराब की दुकान के आगे आना है, तो वो आ जाते हैं, लेकिन उनकी समझ सिर्फ इतनी ही है कि सामान की दुकान बंद हो जाएगी तो शायद हमारे घर में शराब आनी थोड़ा बंद हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। मैं बीच में गोविंदनाथ त्रिकेठी मलका डोंगरचा की ओर गया था, तो लोगों ने कहा हमारे गांव तक शराब आ रही है। कहां से आ रही है? ये सामा में शराब की दुकान है। मैंने कहा अगर सामा में नहीं होती तो जब नहीं थी तब भी आती थी, बाहर से आती थी। बस इसी बिंदु को पकड़ना है, और शराब के खिलाफ नहीं, शराब की नीति के खिलाफ एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। शराब के खिलाफ आप महिलाओं को सड़क पर उतार सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित उस शराब से हो रहा है। लेकिन जब तक नौजवान, पुरुष, गांव का आदमी शराब के खिलाफ नहीं उतरेगा, हम शराब के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, और शराब की नीति को नहीं बदलवा सकते। फिर मिलता हूं, फिर मिलता हूं।